हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आज हम करने वाले हैं सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर हमारा क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब बच्चों भारतीय संविधान। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के बारे में। आखिर ये भारतीय संविधान है क्या, इनकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ऑडियो में दिक्कत आ रही है तो कृपया करके लीड लगा लीजिएगा, जिससे क्या होगा, आपको मेरी ऑडियो अच्छे से सुनाई देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन दिस चैप्टर In this chapter, we are going to begin with football, a game many of you have probably heard of or even played. मतलब इस अध्ययन में हम फुटबॉल के खेल से अपनी बात शुरू करेंगे। आपसे ज़्यादातर बच्चों ने इस खेल के बारे में ज़रूर सुना होगा और बहुत ने भी खेला भी होगा। As the name suggests, this is a game that involves the player's feet. According to the rules of football, if the ball touches the arm of any player except the goalkeeper, then this is considered a foul. मतलब बच्चों यहाँ पर ये बोला गया है कि जैसे कि इसके नाम से ही अंदाजा हो जाता है कि ये खेल पैरों से संबंधित है। मतलब पैरों से संबंधित मतलब फीट से संबंधित है। तो फुटबॉल का एक नियम यह है कि गोलकीपर के अलावा और कोई खिलाड़ी गेंद को बाਹਾਂ से नहीं छू सकता, मतलब अपने हाथों से नहीं छू सकता। समझ में आया बच्चों? और उससे क्या होगा, अगर छू लेगा तो वो उसको क्या होगा, फाउल या गलत माना जाता है। सो इफ प्लेयर्स स्टार्ट होल्डिंग the football in their hands and passing it around, then they are not playing football anymore. मतलब बच्चों यहाँ पर ये बोला गया है कि कहने का मतलब ये है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को थमाने लगे तो उसे दूसरे खेलों के भी कुछ कुछ तय नियम होते हैं। मतलब जैसे कि उसे फुटबॉल नहीं माना जाएगा। अगर कोई प्लेयर अपने हाथों से फुटबॉल पकड़ के लेके जा रहा है, दूसरे प्लेयर को दे रहा है, तो मतलब वो गेम फुटबॉल नहीं कहलाएगी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। सिमिलरली अदर गेम्स सच एज हॉकी और क्रिकेट आल्सो हैव रूल्स अकॉर्डिंग टू विच दे आर प्लेड। मतलब यहाँ पर बच्चों ये बोला गया है कि जैसे कि जो हमारा जो अलग दूसरा भी गेम होता है, इसी तरह जैसे कि हॉकी या क्रिकेट आदि दूसरे खेलों के भी कुछ क्या होते हैं बच्चों, नियम होते हैं। अकॉर्डिंग टू दियर रूल्स अकॉर्डिंग टू विच दे आर प्लेड, उनके नियम भी होते हैं जो उस नियम के अकॉर्डिंग खेलते हैं। ईच ऑफ दिस रूल्स हेल्प डिफाइन द गेम एंड हेल्प अस डिस्टिंग्विश वन गेम फ्रॉम अनदर। मतलब बच्चों ये बोला गया है इन नियमों से खेल को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच फर्क करने में मदद मिलती है। समझ में आ रहा है बच्चों? आगे देखते हैं। एज दिस आर फंडामेंटल टू द गेम वी कैन ऑल्सो कॉल दैम द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स ऑफ द गेम। जैसे कि ये जो हमें परिभाषित करते हैं और इनके बीच में हमें फ़र्क भी मिलता है रूल्स के अकॉर्डिंग। और इसी से क्या होता है, इन खेलों की तरह हर समाज के भी कुछ क्या होते हैं, मूलभूत नियम होते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स, जिसे मूलभूत नियम कहते हैं बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है। उन्हीं से समाज का क्या होता है बच्चों, तय होता है। मतलब ये सोसाइटी लाइक दिस गेम्स अ सोसाइटी ऑल्सो हैज कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स दैट मेक इट व्हाट इट इज एंड डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटीज़। इसी से क्या होता है, उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है और अलग अलग समाजों के बीच फ़र्क पता चलता है। अलग अलग समाजों के बारे में बीच में हमें फ़र्क पता चलता है। इन लार्ज सोसाइटीज़ in which different communities of people live together, these rules are formulated through consensus, and in modern countries this consensus is usually available in written form. A written document in which we find such rules is called a constitution.
मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि बड़े समाज में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं, वहाँ नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। आधुनिक देशों में ये सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है बच्चों? रिटन फॉर्म में, मतलब लिखित रूप में पाई जाती है। ये किस रूप में बच्चों पाई जाती है? ये लिखित रूप में, मतलब रिटन फॉर्म में पाई जाती है। जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? संविधान, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। आगे देखते हैं। मतलब हमने ये गेम की इसलिए बात करी क्योंकि गेम में क्या होता है बच्चों? नियम से होते हैं, और वही नियम के अकॉर्डिंग हमारा एक संविधान बनता है। नियम में भी, नियम का मतलब संविधान। अब संविधान में नियम नहीं होंगे तो वो फिर किस बात का संविधान है? ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। We have looked at the Indian Constitution in class 6th and 7th in our social and political life textbook. Have you ever wondered why we need a constitution or been curious about how the constitution got written or who wrote it? In this chapter, we will discuss both these issues and also look at the key features of the Indian Constitution. Each of these features is crucial to the working of democracy in India, and some of this will be the focus of different chapter in this book. मतलब बच्चों इसमें यह बोला गया है कि कक्षा 6ठी और 7वीं में आपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक में हम भारतीय संविधान पर चर्चा कर चुके हैं। भारतीय संविधान की चर्चा हम कर चुके हैं। इन किताबों को पढ़कर क्या कभी ये सवाल आपके भीतर पैदा हुआ है कि हमें संविधान की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ती है? हमें संविधान की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ती है? क्या आपने ये भी जानने की कोशिश की है कि संविधान किसने, मतलब कैसे लिखा है और किसने लिखा है, किसने लिखा था? इस अध्ययन में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान के मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में हम इनमें से कुछ बातों पर भी विशेष जोर डालेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। हमारा फर्स्ट, वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? मतलब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों पड़ती है? वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? किसी देश को संविधान की जरूरत आखिर क्यों पड़ती है? चलिए स्टार्ट करते हैं। टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर बच्चों इसका ये मतलब है कि आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान। वाइल ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ नॉट अ नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। मतलब बच्चों ये बोला गया है कि आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा। उनके पास संविधान जरूर होगा। ठीक है बच्चों, सब उनके पास संविधान जरूर होगा, ये हमें ये बोल सकते हैं। आगे देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पस। फर्स्ट, इट ले आउट सर्टेन आइडियल दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन्स एस्पायर टू लिव इन। मतलब इसका मतलब बच्चों ये बोला कि लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। मतलब यहाँ पर ये जो लाइन लिखे है, कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक, अगर जिनके पास उनके पास क्या है, संविधान है, ये जरूरी नहीं है कि वो क्या होंगे, लोकतांत्रिक होंगे, मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री होंगे। डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब क्या होता है बच्चों? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। मतलब लोगों के लिए ही काम करा जाए, सिर्फ जनता के लिए ही काम करा जाए, उस देश को हम क्या कहते हैं, मतलब उस संविधान को हम उसको संविधान कहते हैं, उसको लोकतांत्रिक हम कहते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है इसमें? वे सभी वो क्या होता है, संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। संविधान क्या करता है? कई उद्देश्यों के, सेवरल पर्पस के लिए ये काम करता है। पहला, ये दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सके।
रच सके। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। ठीक है बच्चों, क्या हो। और पुट अनदर वे अ कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ द आवर सोसाइटी। हमारा हमारा जो संविधान है यही हमारा बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या होगा। अ कंट्री इज यूजली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल हु शेयर सर्टेन बिलीफ बट मे नॉट नेसेसरली एग्री ऑन ऑल इश्यूज। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला है कि देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें सम्मान होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे सारे मुद्दे पर एक दूसरे से सहमत हो। मतलब जैसे कि अपोजिशन पार्टी होती है, तो अगर कोई भी नियम आता है तो जरूरी नहीं है कि अपोजिशन पार्टी हर वक्त सब मतलब उसके साथ ही दे, पार्टी के साथ दे, तो ऐसा नहीं होता, सहमति नहीं दिखाते बच्चों। आगे देखते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स and principle that all person in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed. This include not only the type of government but also an agreement on the certain ideals that they all believe the country should uphold. यहाँ पर बच्चों इसका ये मतलब है कि कि जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए वे न केवल ये तय कर सकते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। हम आइडियल्स किसे कहते हैं? आदर्शों को। हमारे आदर्श क्या हैं, उसके ऊपर हम पूरा जो देश है वो पूरा साझा समझ कर विकसित कर सकते हैं। उसमें हमारा पूरा देश में रक्षा की जानी चाहिए इस चीज के बारे में। आगे देखते हैं। Let us try and understand what we mean by this through two contrasting situation in the recent history of Nepal, a country that border India on the north। मतलब इस बात का ये क्या मतलब है कि ये समझने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करते हैं। दोनों अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करते हैं। सिचुएशन, परिस्थितियाँ। ठीक है बच्चों। दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताजा इतिहास की घटना है। नेपाल की जो ताजा इतिहास है उसके बारे में दे रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। Until recently, Nepal was a monarchy. The previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, reflected the fact that the final authority resided with the king. A people movement in Nepal fought for several decades to establish democracy, and in 2006 they finally succeeded in putting an end to the powers of the king. The people had to write a new constitution to establish Nepal as a democracy. The reason that they did not want to continue with the previous constitution is because it did not reflect the ideals of the country that they want Nepal to be, and they have fought for। मतलब बच्चों इसका ये बोला गया है कि समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया है कि ये जो हमारे ऊपर खबर दे रखी है, ये सारी ये हमें खबर दे रखी है कि ये हमारे को खबर दे रखी है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी है। अंतरिम जो अंतरिम संविधान होता है उसको मंजूरी दी है। सवाल ये उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। इसका कारण यह है कि
कुछ समय पहले तक नेपाल एक क्या था बच्चों, राजतंत्र था, किंग के हाथ में था। तो वो किसके हाथ में था, किंग के हाथ में। वहाँ राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास ही होगी। जो भी अथॉरिटी होगी वो किसके पास होगी बच्चों, राजा के पास होगी, राजा के पास होगी। नेपाल के लोग कई दशकों से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और उसके लिए उन्हें एक नए संविधान चाहिए था। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं थे जो वे नेपाल के लिए चाहते थे और जिनके लिए वे लड़ते रहे थे। यहाँ तक ये लाइन का मतलब है बच्चों। आगे देखते हैं। As in the game of football, in which a change in the constitutive rules will change the game altogether. Nepal, by moving from a monarchy to a democratic government, needs to change all its constitutive rules in order to users in a new society. This is why the people of Nepal adopted a new constitution for the country in 2015. The caption alongside elaborate Nepal's struggle for democracy. जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। ठीक है बच्चों। अब जैसे कि फुटबॉल का नियम बदल जाता है तो वो गेम ही बदल जाता है, उसी प्रकार से राजतंत्र नेपाल में खत्म हो गया तो उसके वजह से नया संविधान भी बनना चाहिए, एक नए समाज की रचना भी की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया 2015 में। ऊपर के चित्र के साथ दिए गए अंश में लोकतंत्र के नेपाल के संघर्ष के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं। The second important purpose of constitution is to define the nature of a country's political system. For example, Nepal's earlier constitution stated that the country was to be ruled by the king and his council of ministers. In countries that have adopted a democratic form of government or polity, the constitution play a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision making within these societies. मतलब बच्चों इसमें यह बोला गया कि संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के शासन की बागडोर राजा के हाथ में होगी और मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेगी। जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी है, वहां निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। बहुत अच्छा ये करता है हमारा संविधान। ठीक है बच्चों। गुड डिसीजन या गवर्न डिसीजन मेकिंग ये हम कह सकते हैं यहाँ पर। आगे देखते हैं। इन अ डेमोक्रेसी वी चूज आउट लीडर्स सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबली ऑन आवर बिहाफ। However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority, and the Constitution usually provides safeguards against these. This misuse of authority can result in gross injustice as demonstrated in the classroom situation below. मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला कि लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारे ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सके। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग
कर सकता है, मतलब मिसयूज कर सकता है बच्चों। इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है, और इसी से बचाव के लिए भी क्या लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है इनके बारे में भी। आगे देखते हैं, राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। इसका एक उदाहरण नीचे दी गई चित्रकथा पट में देखा जा सकता है। मतलब यहाँ पर एक दे रखा है हमें, एक सिचुएशन बोल रखी है, यहाँ पर केस दे रखा है, उसके बारे में बताया हुआ है। चलो इसको भी पढ़ते हैं बच्चों। Suresh is in the class monitor. He is a bully. His classmates are not too fond of him. Mr. Rao, the class teacher, Mrs. Rao, the class teacher, has to leave the classroom on some urgent work. She asks Suresh to mind the class. Suresh start picking on Anil. मतलब बच्चों यहाँ पर बोला है कि क्या है कि सुरेश अपनी कक्षा का मॉनिटर है। सुरेश कौन है, उसकी अपनी क्लास का क्या है बच्चों, मॉनिटर है। ये दबंग किस्म का लड़का है, उसके सहपाठी भी उसे पसंद नहीं करते हैं। क्लास टीचर श्रीमती राव अचानक किसी काम से बाहर जाना चाहती है। वे सुरेश को जब बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोल के चली जाती है। सुरेश मौके का फायदा उठाता है और अनिल को तंग करने लगता है बच्चों, ठीक है। अनिल, टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसिस राव। मतलब अनिल, आज मैं राव मैडम से तुम्हारी शिकायत लगाने वाला हूँ। बट वट हैव आई डन। मतलब यहाँ पर बोला है कि लेकिन मैंने क्या क्या है। मैडम आ जाती है। अब ये जो सुरेश होता है मैडम को कहता है, मैम, while you were away, Anil kept talking loudly and disturbing the class. He would not listen to me. जब आप कक्षा से बाहर गई हुई थी तो अनिल शोर मचाकर सबको परेशान कर रहा था और उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। आगे क्या होता है देखो। Anil, you will have to stay back after school today and write. I will not disobey the class monitor 100 times. मतलब बच्चों यहाँ पर मैडम ने बोला, अनिल, आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद यहीं रुकना पड़ेगा। तुम आज 100 बार लिखोगे कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूँगा। अब अनिल क्या कहता है, बट मैम डिड नॉट डू एनीथिंग। लेकिन मैडम, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ठीक है बच्चों, ये कहानी हमें बोल रखी है, इस सिचुएशन दे रखी है। अब इस सिचुएशन से क्या हुआ देखते हैं। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, वैसे इस सिचुएशन में क्या हुआ बच्चों कि अगर कोई पावरफुल व्यक्ति है तो वो जो कमज़ोर व्यक्ति है उसको दबा देता है। यही हमारे ऊपर कंडीशन दे रखी है। मतलब अगर कोई जिसकी ज़्यादा संख्या है और वो कम संख्या वाले लोगों को वो दबा सकते हैं, वो उसको मार पीट के दबा के उसे नीचे ही रखा जाता है। यही कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताना चाहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमें राइट मिला हुआ है इक्वालिटी का, समानता का हमें अधिकार मिला हुआ है। आगे पढ़ते हैं। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन ले डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला है कि लोकतांत्रिक समाजों में प्राय संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। ठीक है बच्चों, इन दिस केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट विच यू विल रीड मोर later in this chapter, many of these law are contained in the section on fundamental rights. भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। You read about how the Indian Constitution guarantees the right to equality or to all person and say that no citizen can be discriminated against on ground of religion, race, caste, gender and place of birth. The right to equality is one of the fundamental right granted by the Indian Constitution. मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया कि वहाँ आपने पढ़ा था कि भारतीय संविधान के देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। हमने पढ़ा है कि संविधान में सभी लोगों को, सभी को एक समान माना जाता है, मतलब समानता का अधिकार हमें दे रखा है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म,
नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया है। एक ये मौलिक अधिकार है हमारा, क्या है बच्चों, एक फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है संविधान में। आगे देखते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन प्ले इन अ डेमोक्रेसी is to ensure that a dominant group does not use its power against other less powerful people or group. The storyboard below demonstrate one such situation in the classroom. इसमें बच्चों ये बताया गया है कि लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। मतलब एक बड़ी संख्या में और एक छोटी संख्या में, बड़ी संख्या छोटी संख्या वाले लोगों को ना डराए ना धमकाए, ऐसा ये हमारा संविधान कहता है। नीचे देखें चित्रकथा में, ये जो हमारा चित्रकथा है इसमें कक्षा के भीतर एक घटना के आधार पर इस बात को समझाया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको हम समझते हैं। द गेम्स पीरियड इज अबाउट टू बिगिन, मतलब खेलों की घंटी शुरू होने वाली है। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर क्या बोला है, लेट्स प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर अ चेंज। अब यहां पर बोलते हैं चलो आज कुछ अलग खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं। नो, ये बोलता है नो वी विल प्ले क्रिकेट, नहीं हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे। तो आगे देखते हो, द टीचर डिसाइड टू सेटल द प्रॉब्लम विद अ शो ऑफ हैंड्स, मतलब शिक्षक इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों को हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहते हैं। अब ये बोलते हैं कि ऑब्वियसली देयर आर मोर बॉयज इन द क्लास। अब ये जो लड़की है ये बोलती है कि यह तो होना ही था, लड़कों की संख्या कक्षा में क्या है, ज़्यादा है। अब यहाँ पर ही वी हैव वॉन, मतलब वो जो लड़के थे वो जीत जाते हैं, मतलब जो लड़कों की संख्या क्या है, ज़्यादा है और लड़कियों की संख्या क्या है बच्चों, कम है, जिसके वजह से क्या होता है यहाँ पर जो लड़के होते हैं वो जीत जाते हैं। आगे देखते हैं, वी ऑलवेज हैव टू डू वट द बॉयज वांट बिकॉज दे आर इन अ मेजोरिटी, हमें सदा वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं क्योंकि उनकी संख्या क्या है बच्चों, कक्षा में ज़्यादा है। यहाँ आगे, मैम शुड थिंक ऑफ अनदर वे टू मेक डिसीजन सो डैट आवर विशेस आर ऑल्सो हियर्ड, मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि मैडम को फैसला लेने का कोई और तरीका सोचना चाहिए ताकि हमारी इच्छा पर भी गौर किया जाए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं इसके बारे में। Such unhealthy situation can occur in democratic societies too, where a majority can continuously enforce decisions that exclude minorities and go against their interest। यहाँ पर यह बोला गया कि इस तरह के अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं जहाँ बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है। ठीक है बच्चों, ऐसे फैसले लागू करता रहता है। As the above storyboard illustrate, every society is prone to this tyranny of the majority। मतलब बच्चों यहाँ पर बोला है कि जिनमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती और उनका नुकसान होता है, जैसे कि इस चित्रकथा पट में पता चलता है कि बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। मतलब कि जिसकी ज़्यादा अगर मेजोरिटी होगी वही बार बार जीतता रहेगा, वही अपनी मर्जी चलाता रहेगा, यह हमें बताया गया इस कहानी में। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजली कंटेन रूल्स दैट एंश्योर दैट माइनॉरिटीज आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग दैट इज रूटीनली अवेलेबल टू द मेजोरिटी। यहाँ पर बोला गया कि बच्चों संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज़ से वंचित ना रखा जाए, उनसे अलग ना रखा जाए। ठीक है बच्चों,
जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। Another reason why we have a constitution is precisely to prevent this tyranny of or domination by the majority of a minority. This can refers to one community dominating another, that is inter community domination, or member of one community dominating other within the same community, that is the intra community domination, इंटर और इंट्रा कम्युनिटी। यहाँ पर बच्चों इसका ये मतलब है कि अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुश या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। मतलब अगर बड़ी संख्या में लोग एकजुट है और एक छोटी सी संख्या में कोई जुट है, मतलब बॉयज़ की संख्या ज़्यादा है और गर्ल्स की संख्या कम है, तो बॉयज़ क्या करेंगे, अपनी मनमानी करेंगे। तो उस चीज़ को रोकने के लिए संविधान में भी नियम बनाए गए हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो अब कौन कौन से नियम बनाए गए हैं वो भी डिस्कस करेंगे। इसमें क्या बोला है कि ये दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है। मतलब एक समुदाय हमारा हो गया बॉयज़ का और एक समुदाय हमारा हो गया गर्ल्स का, मतलब एक ग्रुप हमारा बॉयज़ और सेकंड ग्रुप हमारा गर्ल्स का। तो ये एक दूसरे पर क्या कर सकते हैं बच्चों, ये एक दूसरे पर अंकुश रख सकते हैं, मतलब दबदबा एक दूसरे को दबा सकते हैं। तो जिसे हम क्या कहते हैं, इंटर कम्युनिटी कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं, इंटर कम्युनिटी कहते हैं। अब दूसरा क्या, या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरे को दबा सकते हैं, जिसे हम कहते हैं इंट्रा कम्युनिटी। जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इंट्रा कम्युनिटी। जैसे कि हिंदुज़्म में है, हिंदुज़्म में वो देखते हैं कि कौन अमीर है कौन गरीब है, वो जो अमीर होगा वो गरीब को नीचे दबाएगा। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन कहते हैं। आगे देखते हैं। The third significant reason why we need a constitution is to save us from ourselves. This may sound strange, but what is meant by this is that we might at times feel strongly about an issue that might go against our larger interests, and the constitution help us guard against this. Look at the storyboard below to understand this better. मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला है कि संविधान क्यों होना चाहिए। इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम खुद को अपनी आप से बचा सके। यह बात सुनने में ज़रा अजीब लगती है, असल में इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है। इसे समझने के लिए नीचे की एक स्टोरी बोर्ड में दे रखा है हमें। आइए देखते हैं। शबनम इज इन अ फिक्स, शी हैज़ अ डिसीजन टू मेक। मतलब जो शबनम थी दुविधा में है, उसे कुछ तय करना है। I have 2 chapters left to revise for tomorrow test, but it's time for my favorite TV program. I am dying to watch it, but if I do that, I won't have time to finish my revision. मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि कल की परीक्षा के लिए मुझे 2 अध्याय पढ़ने हैं, मतलब 2 चैप्टर मुझे पढ़ने हैं। ठीक है बच्चों, 2 चैप्टर पढ़ने हैं, लेकिन इस समय तो मेरा पसंदीदा टीवी कार्यक्रम आ रहा है, मैं इसे देखे बिना नहीं रह सकती। पर अगर मैं ऐसे करती हूँ तो मैं ये दोनों अध्याय नहीं पढ़ पाऊंगी। अब यहाँ पर आ जाता है, शबनम वाई आर यू लुकिंग सो वोरिड। अब इसकी मदर कहती है, शबनम तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है। अब शबनम कहती है, आई वॉन्ट टू वॉच दिस TV program, but I have a test tomorrow. If you all watch TV, I will also want to watch. I have an idea. What if no one watch TV tonight? Then I may not be tempted. मतलब बच्चों यहाँ पर बोला गया कि मुझे ये टीवी कार्यक्रम देखना है, लेकिन कल मेरी परीक्षा भी है। अगर आप लोग टीवी देखेंगे तो मेरा भी टीवी देखने का मन करेगा, जरूर करेगा। मुझे एक बात सूझ रही है कि अगर आज रात कोई भी टीवी ना देखे तो तब शायद मैं भी
तो सब शायद मेरा भी मन नहीं ललचाएगा, मतलब टेम्परेट का मतलब ललचाएगा कि मैं टीवी ना देखूं। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या बोला हुआ है यहाँ पर, इट्स अ गुड थिंग आई डिड नॉट वॉच टीवी, देयर आर सो मैनी क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट 2 चैप्टर्स। अच्छा हुआ कि मैंने कल टेलीविज़न नहीं देखा, उन आखिरी 2 अध्यायों में में से इतने सारे सवाल आए हैं। अब इसमें क्या समझे आप, चलिए देखते हैं। Similarly, the Constitution helped to protect us against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on the large principle that the country believe in। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठोस पहुँच सकती है जिनमें देश आस्था रखता है। For example, it is possible that many people who live in a democracy might come to strongly feel that party politics has become so acrimonious that we need a strong dictator to set this right। अब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है। ठीक है बच्चों, बहुत विकृत हो चुकी है। इसीलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए। मतलब यहाँ पर बोला गया है, swept by the emotion they may not realize that in their long run this dictatorial rule goes against all the interest। A good constitution does not allow this whim to change its basic structure। It does not allow for the easy overthrow of provision that guarantee rights of citizen and protect their freedom। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि जो पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है, इसलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन हो जाना चाहिए। इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को क्या कर देगा बच्चों, तहस नहस कर देगा, मतलब उनकी इंटरेस्ट को तहस नहस कर देगा। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से बचाता है, ये ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए नागरिक को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। From the above discussion, you will understand that the Constitution play a very important role in a democratic society। इस चर्चा से आप समझ जाएंगे कि संविधान किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। Now let us try and understand the way in which the above point get translated into certain ideals and rules by studying some key features of the Indian Constitution। यहाँ पर बोला गया कि बच्चों आइए अब भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का अध्ययन करें और इस बात को समझें कि उपरोक्त बिंदु कुछ खास आदर्शों और नियमों का रूप किस तरह ग्रहण करते हैं। आगे हम ये द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स को हम नेक्स्ट है। By the beginning of the 20th century, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया कि 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। During the freedom struggle, the nationalists had devoted a great deal of time to imagining and planning what a free India would be like। Under the British, they had been forced to obey rules that they had had very little role in making। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया कि स्वतंत्र संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। आगे देखते हैं। द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ ऑथोरिटेरियन रूल
under the colonial state convinced Indian that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government। यहाँ पर बच्चों इसका ये मतलब है कि औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचार शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। स्वतंत्र भारत को एक कैसा होना चाहिए बच्चों? डेमोक्रेसी होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। उसमें प्रत्येक नागरिक को सम्मान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। What remained to be done then was to work out the way in which a democratic government would be set up in India and the rules that would determine its functioning. This was done not by one person but by a group of around 300 people who became member of the Constituent Assembly in 1946 and who met periodically for the next 3 years to write India's constitutions। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि इसके बाद ये तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसा किया जाएगा और उसके कामकाज के नियम क्या हो। यह काम किस एक आदमी के वश का नहीं था, किसी भी एक आदमी के वश का नहीं था। इसमें लगभग 300 लोग ने योगदान दिया। कितने बच्चों? 300 लोगों ने योगदान दिया जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। ये भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठक होती रही। आगे देखते हैं बच्चों। These members of the Constituent Assembly had a huge task before them। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया कि संविधान सभा की इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। The country was made up of several different communities who spoke different languages, belonged to different religions and had distinct cultures। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया कि हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी ना तो भाषा एक थी, ना ही एक धर्म था, ना ही एक जैसी संस्कृति थी। Also when the constitution was being written, India was going through considerable turmoil. The partition of the country into India and Pakistan was imminent. Some of the princely states remained undecided about their future and the socio-economic condition of the vast mass of people appeared dismal। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये बोला गया है कि वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था। कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, वह किधर जाएंगी। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे बच्चों। All of these issues played on the minds of the members of the Constitutional Assembly as they drafted the Constitution. They rose to the occasion and gave his country a visionary document that reflects a respect for maintaining diversity while preserving national unity. The final document also reflects their concern for eradicating poverty through socio-economic reform as well as emphasizing the crucial role the people can play in choosing their representative। यहाँ पर बच्चों ये बोला गया है कि लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए
विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई दिया। मतलब डाइवर्सिटी बहुत थी, अलग अलग जाति के लोग थे, अलग अलग धर्म के लोग थे, सभी को एक साथ रखा गया इस संविधान में, इस कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है बच्चों, उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफी जोर दिया गया था। आगे देखते हैं बच्चों। लिस्टेड बिलो आर द की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। While reading this, keep in mind the above mentioned concern of diversity, unity, socio-economic reform, and representation that the authors of this document were grappling with. Try and understand the way in which they tried to balance this concern with their commitment to transforming independent India into a strong democratic society. मतलब बच्चों अब इसमें यह लिखा गया है कि आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया है। इन बातों को पढ़ते हुए विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार और प्रतिनिधित्व से संबंधी उपरोक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखिए, जिनसे इस दस्तावेज को लिखने वाले जूझ रहे थे। इसे समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरह हल किया होगा। पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या है बच्चों? दिस रेफर टू द एक्सटेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल and at the center. Panchayati Raj is the third tier of government and you have read about this in your class 6th book. We looked at the functioning of the state government in your class 7th book and here we will read more about the central government. मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला कि फेडरलिज्म का मतलब होता है हिंदी में संघवाद। इसका मतलब देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना। फेडरलिज्म का मतलब क्या बच्चों? वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो होता है, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, मतलब एक से ज्यादा सरकारें होना किसी एक देश में। ठीक है बच्चों, हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें होती है और केंद्र स्तर पर भी होती हैं। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है, जिसके बारे में आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। कक्षा 7वीं की किताब में आपने राज्य सरकार के कामकाज को देखा था। इस साल हम केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। तो आगे का देखते हैं बच्चों। द वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज इन इंडिया मीन्ड दैट a system of government needed to be devised that did not involve only a person sitting in the capital city of New Delhi and making decision for everyone। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब ये था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले लेने लगे। ठीक है बच्चों, लेने लगे, इसका ये मतलब है। आगे देखते हैं। Instead, it was important to have another level of government in the state so that the decision could be made for the particular area। यहाँ पर बच्चों इसका ये है कि इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई है ताकि इलाकों के हिसाब से अलग फैसले भी लिए जा सकें। While each state in India enjoy autonomy in exercising power on certain issues, subjects of national concern require that all these states follow the law of the central government। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है, उनको पावर दे रखी है।
ठीक है बच्चों। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। द कॉन्स्टिट्यूशन contain list that details the issue that each tier of government can make law on. In addition, the constitution also specify where where each tier of government can get the money from for the work that it does. Under federalism, the states are not merely agents of the federal government but draw their authority from the constitution as well. All persons in India are governed by law and policies made by each of this level of government. मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया कि कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां भी दी गई है, जिनमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर काम मतलब किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। ठीक है बच्चों, किन मुद्दों पर कानून बना सकते हैं। इसके साथ संविधान ये भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यालयों के लिए पैसे इंतजाम कहाँ से कर सकती है। संघवाद मतलब फेडरलिज्म के अंतर्गत राज्य केवल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते। किसके प्रतिनिधि नहीं होते? सिर्फ केंद्र सरकार के नहीं होते, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। मतलब ये जो सारे सरकार बनाए गए बच्चों, वो कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे आते हैं। आगे पढ़ते हैं। अगला हमारा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? मतलब संसदीय शासन पद्धति। The different tier of government that you just read about consist of representative who are elected by the people. सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। चुनाव जो होता है वो लोग क्या करते हैं? खुद ही करते हैं। Your class 7th book begin with the story of Kanta, who was standing in line to vote during an election. अब कक्षा 7वीं की किताब के शुरू में कांता की कहानी दी गई थी, जो वोट डालने के लिए एक कतार में खड़ी थी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन। मतलब बच्चों यहाँ पर बोला गया कि भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिक को वोट डालने का अधिकार देता है। मतलब 18 साल के जो भी हो जाते हैं बच्चे, 18 साल से प्लस, उन सभी को अधिकार है कि वो चुनाव में वोट मत दे सके। When they were making the constitution, the member of the constitution assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage and that this would help encourage a democratic mindset and break the clutch of traditionally caste, class and gender hierarchies. मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो उन्हें लगा कि स्वतंत्र संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीके को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति वर्ग और औरत मर्द के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियां को भी तोड़ा जा सकता है। This means that the people of India have a direct role in electing their representative. Also, every citizen of the country, irrespective of his or her social background, can also contest in election. These representatives are accountable to the people. You will read more about why representative is crucial to the democratic functioning in Unit 2 of this book. इसमें बच्चों ये बोला गया है कि सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसे भी क्यों ना
हो। ठीक है बच्चों, ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होता है। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधियों को क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में आप इसकी पुस्तक की दूसरी इकाई में और विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, सेपरेशन ऑफ पावर्स। अगर ऑडियो में थोड़ी सी आवाज़ कम आ रही है तो लीड लगा लीजिएगा, जिसके वजह से आपको आवाज़ अच्छे से सुनाई देगी। सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब बच्चों यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बच्चों सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा। सेपरेशन मतलब बंटवारा, पावर्स तो मतलब शक्तियाँ, तो शक्तियों का बंटवारा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग होते हैं। दीज आर द लेजिस्लेचर, द एक्सिक्यूटिव एंड द जुडिशरी। यहाँ पर 3 होते हैं हमारे, पहला लेजिस्लेचर, सेकंड एक्सिक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। मतलब इसको हिंदी में बोला जाए तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हमारे संविधान के 3 अंग, मतलब सरकार के 3 अंग होते हैं। संविधान के अनुसार में सरकार के कितने अंग होते हैं बच्चों? 3। कौन कौन से? हमारा इंग्लिश में बोले तो लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी। हिंदी में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है बच्चों, द लेजिस्लेचर रेफर्स टू आवर इलेक्टेड representative. The executive is a smaller group of people who are responsible for implementing law and running the government. The judiciary, of which you will read more in unit 3 of this book, refer to the system of our court in the country. मतलब बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि विधायिका में हमारे, मतलब विधायिका कौन बच्चों? लेजिस्लेचर में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, जिसे हम चुनते हैं वो होते हैं। ठीक है बच्चों, कार्यपालिका मतलब एक्सिक्यूटिव। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखता है। न्यायालयों में मतलब जुडिशरी में, न्यायालयों की व्यवस्था में को न्यायपालिका कहा जाता है, जिसे हम जुडिशरी कहते हैं। ठीक है बच्चों, जुडिशरी कहते हैं, जिसके बारे में आप इस पुस्तक के 3रे अध्याय में पढ़ेंगे। मतलब 3रे चैप्टर में हम पढ़ेंगे, 3रे यूनिट में हम पढ़ेंगे, 3रे यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी वन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन से दैट ईच ऑफ दिस ऑर्गन शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स थ्रू this each organ act as a check on the other organ of government and this ensure the balance of power between all 3. मतलब बच्चों इसमें यह बोला गया कि सरकार किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी। ठीक है बच्चों, अलग अलग होंगे, इसलिए हम बोल रहे हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर क्या रखता है बच्चों? अंकुश रखता है। मतलब वो निगरानी रखता है, चेक करता रहता है कि वो काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चों, और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है, बैलेंस होता रहता है, बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल 3। तीनों में क्या होता है बच्चों? बैलेंस बनाए रखा होता है। आगे देखते हैं इस बॉक्स में क्या लिखा गया है। द वर्ड स्टेट is often used in this chapter. This does not refer to the state government. मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया कि इस अध्याय में राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया गया है। ध्यान रखें, इसका मतलब राज्य सरकार से नहीं है। Rather when we use state we are trying to distinguish it from government. Government is responsible for administrating and enforcing law. जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे सरकार से भिन्न अर्थ में लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और लागू करना। द गवर्नमेंट कैन चेंज विद द इलेक्शन। द स्टेट ऑन अदर हैंड रेफर्स टू अ पॉलिटिकली इंस्टीट्यूशन दैट रिप्रेजेंट अ सोवरेन पीपल who occupy a definite territory
We can thus speak of the Indian state, the Nepali state, etc. The Indian state has a democratic form of government. The government or executive is one part of the state. The state refers to more than just the government and cannot be used interchangeable with it. मतलब बच्चों यहाँ पर ये बोला गया है कि लेकिन चुनावों के जरिए सरकार बदल सकती है, पर राज्य एक ही ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। सोवरेन मतलब संप्रभु। इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाल राज्य आदि की बात कर सकते हैं। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार या कार्यपालिका राज्य का एक हिस्सा होता है। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज़्यादा व्यापक होता है, उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स का मतलब बच्चों यहाँ पर होता है मौलिक अधिकार। यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का मतलब है। ठीक है बच्चों, द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज ऑफन बीन रेफर्ड टू एज द कॉन्साइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया कि मौलिक अधिकार वाला खंड भारतीय संविधान की क्या है बच्चों? अंतर आत्मा भी कहलाती है। Colonial rule had created a certain suspicion of the state in the minds of the nationalists, and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India. Fundamental rights therefore protect citizens against the arbitrary and absolute exercise of power by the state. The Constitution thus guarantees the right of individuals against the state as well as against other individuals. मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया कि औपनिवेशिक शासक ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार भी होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिक को राज्य की सत्ता के मन माने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकार की रक्षा करता है। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। मतलब अगर कोई व्यक्ति आपको मार रहा है, पीट रहा है या आपसे गलत काम करवा रहा है तो आपको फंडामेंटल ये राइट्स मिलता है आपको। ठीक है बच्चों, उसको आप रोक सकते हो। Moreover, the various minority communities also express the need for the Constitution to include rights that would protect their group. The Constitution therefore also guarantees the right of minorities against the majority. As Dr. Ambedkar has said about these fundamental rights, their object is twofold. The first objective is that every citizen must be in a position to claim those rights, and secondly, these rights must be binding upon every authority that has got the power to make laws. मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया कि विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सके। यहाँ पर अल्पसंख्यक मतलब थोड़े से कम मात्रा में जो लोग होते हैं बच्चों, उनकी मतलब माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की जो कम संख्या में जो लोग होते हैं और ज़्यादा संख्या में जो लोग होते हैं, ज़्यादा संख्या वाले लोग कम संख्या वाले लोगों को क्या करते हैं, मतलब मान के चलो जाति कुछ जैसे कि दलित जाति होगी कम है, और जो बड़े राजपूत है या कोई भी बोलना नहीं है वैसे बड़े बड़े जातियों के लोग छोटे छोटे दलितों या छोटे छोटे जातियों के लोगों को दबा देते थे। पहले की बात है। ठीक है बच्चों, इसको ख़त्म करा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। ठीक है बच्चों, उनके समूह की रक्षा कर सके। फलस्वरूप बहुसंख्यक से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का
आश्वासन भी संविधान में दिया गया है। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। इन एडिशन टू फंडामेंटल राइट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज अ सेक्शन कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। This section was designed by the member of the Constituent Assembly to ensure greater social and economic reform and to serve as a guide to the independent Indian state to institute laws and policies that help reduce the poverty of the masses। मतलब बच्चों इसका ये है कि मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है। संविधान सभा के सदस्यों ने ये खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाए जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। हमारा 5th सेक्युलरिज्म पॉइंट रहता है। सेक्युलरिज्म क्या है? सेक्युलरिज्म, a secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. We will read more about this in the following chapter। मतलब बच्चों इसमें यह बोला गया है कि धर्म, सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्म निरपेक्षता। धर्म निरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राज के धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। इसके बारे में हम अगले अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे। यू नो अंडरस्टैंड द वे इन विच अ कंट्री इज अ हिस्ट्री often determine the kind of constitution that a country adopt for itself। आप इस बात को समझने लगे होंगे कि कभी कभी देश का इतिहास ये तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। ठीक है, ये कैसा होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्लेइंग आउट द ideas that we would like all citizens of the country to adhere to, including the representative that we elect to rule us। मतलब संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। जस्ट लाइक इन द गेम ऑफ फुटबॉल, अ चेंज ऑफ constitutive rules will affect the game। ठीक है बच्चों, will affect the game। Indian Constitution has been amended over the years to reflect new concern of the polity। Often a major change in the Constitution means a change in the fundamental nature of the country। We saw this in the case of Nepal and how it needed to adopt a new constitution after it became a democracy। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह जिन देशों के संविधान में भारी बदलाव आ जाते हैं, वहाँ देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। हम नेपाल में ये देख चुके हैं। वहाँ लोकतंत्र बनाने की जरूरत के साथ ही एक नए संविधान की जरूरत भी पैदा हो गई थी। The different features of the Indian Constitution outlined above involve complicated ideas that are often not easy to grasp। Don't worry too much about this for the moment। In the rest of the book as well as in your higher classes, you will read more about these different features of the Indian Constitution and understand more substantively what they mean। मतलब बच्चों इसमें यह बोला गया कि
ऊपर हमने भारतीय संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया है वे कई बार काफ़ी जटिल दिखाई देते हैं और उन्हें समझने में मुश्किल भी महसूस होती है, लेकिन अभी आप इस बारे में ज़्यादा फिक्र ना करें। इस पुस्तक के बाकी अध्यायों में और अगली कक्षाओं में भारतीय संविधान के इन सभी पहलुओं के बारे में आप लगातार सीखते जाएंगे, ठोस रूपों से उनका अर्थ जान पाएंगे। ठीक है बच्चों। फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड, इसका मतलब बच्चों ये होता है कि भारतीय संविधान में कुछ मौलिक अधिकार भी हमें दे रखे हैं, मतलब कुछ मतलब उल्लिखित मौलिक अधिकार में से कुछ अधिकार भी है। हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हमें दे रखे हैं। फंडामेंटल का मतलब बच्चों होता है मौलिक और राइट का मतलब होता है अधिकार। ठीक है बच्चों। सबसे पहला जो हमें अधिकार दे रखा है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी का हमें अधिकार ये दे रखा है। ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ, इक्वल बिफोर द लॉ, दिस मीन दैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री। बच्चों इसका ये मतलब है कि कानून की नज़र में सभी लोग क्या है, सम्मान है। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है बच्चों। इट ऑल्सो स्टेट दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और सेक्स। इसका मतलब ये है कि बच्चों इस अधिकार में ये भी कहा गया है कि धर्म, जाति और लिंग के आधार पर किसी की भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं। Every person has access to all public places including playground, hotels, shops, etc. The state cannot discriminate against anyone in matters of employment, but there are exceptions to this that you will read about later in this book. The practice of untouchability has also been abolished. मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि खेल के मैदान जैसे कि होटल, खेल के मैदान हो गए, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। जैसे कि आप पार्क जाते हो खेलने के लिए, क्या कोई अभी आपको कोई रोकता है पार्क नहीं जाने के लिए, यहाँ पर मत खेलने के लिए? ये अधिकार आपसे छीना नहीं जा सकता। यह आपको अधिकार है कि आप पार्क में जाके, होटल में जाके, किसी भी शॉप में जाके आप कुछ भी कर सकते हो। शॉपिंग, प्लेग्राउंड में जाके खेल सकते हो, होटल में भी जा सकते हो और शॉपिंग भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, कोई भी रोकता नहीं है। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव भी नहीं कर सकता, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी है जिनके बारे में इसी किताब में हम आगे पढ़ेंगे। अब जैसे कि यहाँ अनटचेबिलिटी लिखा हुआ है, अनटचेबिलिटी का मतलब होता है छुआछूत की प्रथा, मतलब छुआछूत की भी प्रथा चलती थी, अब उसका उन्मूलन कर दिया, मतलब उसको अब हटा दिया गया, एबोलिश कर दिया गया है। अगला हमारा आता है राइट टू फ्रीडम। अगला हमारा क्या है बच्चों? राइट टू फ्रीडम, मतलब अधिकार किसकी? आज़ादी का, स्वतंत्रता का। दिस इंक्लूड द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, द राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, एंड द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस। इसका मतलब बच्चों ये है कि इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पैसा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। इसका मतलब बच्चों कि आप कहीं भी जा सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। आप कुछ भी, कोई सी भी भाषा अपना सकते हो, कोई सा भी धर्म भी अपना सकते हो। इसका मतलब ये है। ठीक है, अभी धर्म के बारे में भी आ गया, इसमें क्या है, आप कहीं भी जा सकते हो, कोई सी भी भाषा आप अपना सकते हो। इसका मतलब ये है, और कोई सा भी बिजनेस कर सकते हो, प्रोफेशन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। हमें राइट टू फ्रीडम दे रखा है। अगला हमारा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। इसका मतलब होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और
14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना क्या है बच्चों, अपराध है। अगर कहीं भी आप देखते हो कि 14 साल के कम बच्चों को नौकरी पर रखा गया है तो उसके खिलाफ भी केस हो सकता है। ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन है। अगला हमारा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये हमारा फोर्थ अधिकार है। Religion freedom is provided to all citizens. Every person has the right to practice, profess and propagate the religion of their choice. The religion of their choice. इसका मतलब बच्चों ये है कि सभी नागरिक को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का भी अधिकार है। मतलब कोई भी लोग कोई से भी धर्म को अपना सकते हैं। हिंदू सिख को भी अपना सकता है और हिंदू मुसलमान को भी अपना सकता है और मुसलमान हिंदू को भी धर्म को अपना सकता है। कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता है। अगला हमारा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट ऑल माइनॉरिटीज रिलीजियस और इन लिंग्विस्टिक कैन set up their own educational institution in order to preserve and develop their own culture. मतलब बच्चों यहाँ पर कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स का मतलब है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार मतलब शिक्षा का अधिकार यह है। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्था खोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अपनी अपनी संस्था इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। अगला हमारा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार है इसमें। दिस अलाउज सिटीजन टू मूव द कोर्ट ऑफ दे if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state. इसका मतलब यह है कि बच्चों यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। अगर इस पांचों अधिकार में आपको कोई सा भी अधिकार में उल्लंघन हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, तो छठे अधिकार के अकॉर्डिंग आप कोर्ट में जा सकते हो और उसके खिलाफ केस भी कर सकते हो। ये हमारे हैं फंडामेंटल राइट्स। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल राइट्स हमारे कितने हैं और क्या क्या ये चीज़ें होती है। ग्लोसरी हमारा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये फर्स्ट ग्लोसरी होने जा रहा है। ठीक है बच्चों, ग्लोसरी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर शब्द संकलन का ये मतलब होता है ग्लोसरी का। ठीक है बच्चों, अगर ऑडियो में दिक्कत आ रही है तो लीड जरूर लगा लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ठीक है बच्चों, और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ग्लोसरी देखते हैं, आज हम इसको ग्लोसरी को समझेंगे। तो ग्लोसरी क्या है, ग्लोसरी का मतलब होता है शब्द संकलन। तो जो पहला हमारा पॉइंट है, पहला वर्ड हमारा आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मन मनापन। मन मनापन, देखो क्या लिखा है इसमें, व्हेन नथिंग इज फिक्स्ड एंड इज इंस्टेड लेफ्ट टू वंस जजमेंट और चॉइस, दिस कैन बी यूज्ड टू रेफर टू रूल्स दैट आर नॉट फिक्स्ड और डिसीजन दैट हैव नो बेसिस एक्सेट्रा। इसका मतलब यह है कि बच्चों जब सब कुछ किसी व्यक्तिगत फैसलों या पसंद नापसंद से चलने लगता है तो उसे मन मनापन कहा जाता है। जहाँ नियम तय नहीं किए गए हैं जहाँ फैसलों का कोई आधार नहीं है उसे ही मन माना कहा जाता है। मतलब बच्चों जैसे कि कानून में लिखा नहीं है तो अपनी मर्जी से कुछ भी चला दिया, तो इसे हम कहते हैं आर्बिट्रेरी। ठीक है बच्चों, आर्बिट्रेरी, इसे हम कहते हैं आर्बिट्रेरी। अगले देखते हैं हम आइडियल। अ गोल और अ प्रिंसिपल इन इट्स मोस्ट एक्सलेंट और परफेक्ट फॉर्म। इसका मतलब होता है, आइडियल का मतलब होता है आदर्श। इसका मतलब है जब कोई लक्ष्य या सिद्धांत अपने सबसे शुद्ध और सर्वश्रेष्ठ रूप में होता है तो उसे आदर्श कहा जाता है। अगला पॉइंट हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट। अगला हमारा कौन सा पॉइंट है बच्चों, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। The Indian national movement emerged in 19th century India and saw thousands of men and women coming together to fight British rule. This culminated
In India's independence in 1947, you will learn about this in greater detail in your history textbook this year. इसका मतलब है कि बच्चों इंडियन नेशनल मूवमेंट का मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय 19वीं सदी में हुआ था। इस आंदोलन में हजारों मर्द औरत ब्रिटिश शासन से लोहा लेने के लिए एकजुट हो गए थे, मतलब लड़ाई लड़ने के लिए। ठीक है बच्चों, लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट हो गए थे। यह आंदोलन 1947 में भारत की आज़ादी में परिणत हुआ, मतलब 1947 में तभी हमें आज़ादी मिली थी, मतलब इंडिपेंडेंस हमारा हुआ था देश का। इसी वर्ष के इतिहास के पाठ्य पुस्तक में इस आंदोलन को आप और अच्छी तरह से जानोगे। अगला हमारा है पॉलिटी। A society that has an organized politically structure India is a democratic polity। इसका मतलब है कि बच्चों पॉलिटी का मतलब होता है राज्य व्यवस्था। इसका आशय एक ऐसे समाज से है जिसकी राजनीतिक संरचना व्यवस्थित है। भारत एक क्या है बच्चों, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अब सोवरेन क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर इट रेफर्स टू एन इंडिपेंडेंट पीपल। सोवरेन का मतलब होता है संप्रभु। इस अध्ययन के संदर्भ में स्वतंत्र जनता को ही क्या बोला गया है बच्चों? संप्रभु बोला गया है। ठीक है बच्चों। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है मानव व्यापार। आगे देखते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ द इलीगल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स in the context of fundamental right discussed in this chapter it refers to illegal trade in human being particularly women and children। ह्यूमन मतलब यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब है मानव व्यापार। राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार विभिन्न चीज़ों की गैर कानूनी खरीदी या बिक्री को अवैध व्यापार कहा जाता है। अवैध व्यापार क्या बोलो बच्चों? कहा जाता है। ये अवैध व्यापार कहा जाता है। इस अध्ययन में जिन मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है उनके संबंध में अवैध व्यापार का मतलब औरतों और बच्चों की गैर कानूनी खरीद फरोख्त से है, जिसे मानव व्यापार कहा जाता है। यहाँ पर वुमेन और चिल्ड्रन को खरीदा बेचा जाता है, इलीगल व्यापार जिसे हम कहते हैं। टिरेनी क्या है? द क्रूल एंड अनजस्ट यूज ऑफ पावर और अथॉरिटी। इसका मतलब है ना निरंकुशता। इसका मतलब सत्ता या अधिकारों के क्रूर एवं अन्यायपूर्वक इस्तेमाल से है। अन्यायपूर्वक इसका इस्तेमाल करा जा रहा है, जिसके वजह से इसे हम कहते हैं ट्रेनी। ठीक है बच्चों, ट्रेनी। आई होप आपको ग्लोसरी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर बच्चों कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट भी जरूर कर देना। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।